आर यू। आई होप आपने अभी तक बिजनेस स्टडीज़ की दोनों जो वीडियोस रिलीज़ हो चुकी हैं वो देख ली होगी और मैनेजमेंट का टर्म आपको काफ़ी समझ में आ गया होगा। अब इस वीडियो में हम फटाफट से मैनेजमेंट के चैप्टर को आगे ले जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट के फीचर्स से। चलिए लेते हैं एक कैरेक्टर से जिसका नाम है ए एक बहुत ही होनहार बच्चा था। थ्रू आउट उसकी स्कूल लाइफ काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। वो हमेशा अच्छे ग्रेड्स लाता, क्लास में टॉप करता, कॉलेज लाइफ भी उसकी एकदम सेट थी। उसने IIM से MBA परस्यू किया, लेकिन उसके बाद उसे कहीं जॉब लेने का मन नहीं हुआ और उसका मन था कि वो एक बिज़नेस स्टार्ट करेगा। अब चूँकि एक मॉडर्न ज़माने का लड़का था तो उसे फैशन इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा अपनी रुचि थी। वो चाहता था और वो सोचता था कि काश उसका कोई फैशन इंडस्ट्री में बिजनेस हो या फैशन इंडस्ट्री से लिंक्ड कोई बिजनेस हो, क्योंकि फैशन इंडस्ट्री में लोग काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स कमाते हैं और फैशन की लोग काफ़ी वैल्यू करते हैं। अब क्या होता है, उसने अपना एक बिज़नेस स्टार्ट किया है। 5 साल हो गए हैं बिज़नेस को, बिज़नेस ने काफ़ी अच्छा रेपुटेशन कमा लिया है। अब मिस्टर ए को एक दिन 2019 में एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिलता है जिसमें उसे 1000 फैब्रिक्स बना के देने हैं अपने क्लाइंट क्यू को। अब 1000 फैब्रिक्स वो अकेले खुद तो बना नहीं सकता। ट्रांसपोर्टेशन करना, फैब्रिक के मटेरियल को ख़रीदना, पैकेजिंग करना, 100 काम होते हैं। तो मिस्टर ए की जो बिज़नेस था उसमें वो एक तो था नहीं, सिर्फ उसने काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ रखे हुए थे और बिज़नेस में काफ़ी सारे डिपार्टमेंट बनाए हुए थे। तो मिस्टर ए के बिज़नेस में एक परचेज डिपार्टमेंट था, एक सेल्स डिपार्टमेंट था, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट था, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट था। मिस्टर ए को पता था कि 1000 फैब्रिक्स को प्रिपेयर करने में, उसको डाई करने में, प्रिंट करने में थोड़े बहुत रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होगी। तो उसने काफ़ी सारे फंड परचेज डिपार्टमेंट को दे दिए और परचेज डिपार्टमेंट को बोला कि तुम ये मटेरियल लेके आ जाओ। परचेज डिपार्टमेंट जैसे ही मटेरियल लेके आया, ए ने सारा मटेरियल दे दिया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को और बोला कि तुम सुंदर सुंदर फैब्रिक्स प्रिपेयर करो। अब सेल्स और मार्केटिंग डिपार्टमेंट की ये ड्यूटी लगाई गई कि जो भी माल तैयार हुआ है उसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से पैकेज करो और क्लाइंट क्यू को वो माल भेजा जाए। अब आप मुझे ये बताएंगे कि ये काम क्या उसने फ्री में किया है? ऑब्वियसली नो, वो बिजनेस लेके बैठा है, चैरिटी खोल के नहीं बैठा है। अब ये सारे डिपार्टमेंट्स ने इतना बखूबी ये काम निभाया और टाइम पर ऑर्डर कंप्लीट किया, तो ये लोग क्या फ्री में काम करते हैं? ऑब्वियसली नहीं, इन्हें मिलती है सैलरीज। मिस्टर ए क्या ये सैलरीज अपनी जेब से देते हैं? ऑब्वियसली नॉट। जो बिजनेस में वो प्रॉफिट्स कमाते हैं उससे वो सबको सैलरीज देते हैं। तो यहाँ पे प्रॉफिट्स का बहुत बड़ा रोल सामने आता है और प्रॉफिट्स आप तभी कमा पाते हैं जब आपकी मार्केट में अच्छी गुडविल है, रेपुटेशन है और आप अपने क्लाइंट्स को सेटिस्फाई करते हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर मिस्टर ए इन सभी डिपार्टमेंट्स की मदद लिए बिना ये सोचता कि मैं खुद ही 1000 फैब्रिक्स को प्रोड्यूस करूँगा और पैकेज करूँगा और क्यू को भेजूँगा, तो क्या टाइम पे काम हो पाता? Obviously not. It is not possible for a single person to complete such a big order. तो मिस्टर ए को ये काम सिस्टमैटिकली डिवाइड करना पड़ा, मैनेज करना पड़ा अपने चारों डिपार्टमेंट्स में। तो यहाँ पे इस काम को सिस्टमैटिकली डिवाइड करना और चारों डिपार्टमेंट्स को देना ताकि तुम टाइम पे काम करके दो, इसके पीछे मोटिव क्या था? कि क्लाइंट क्यू खुश हो जाए और वो बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा पाए। तो यानी कि मिस्टर ए के मन में गोल था कि उनका ये ऑर्डर टाइमली कंप्लीट हो और वो अच्छा प्रॉफिट कमा पाए। जब क्यू को उन्होंने अच्छे से खुश कर दिया है, अपना टाइम पे ऑर्डर कंप्लीट कर दिया है, तो ऑब्वियसली उन्हें काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स होंगे। और सिर्फ क्यू से ही नहीं, ऐसे करके उनका मार्केट जो कम्युनिटी है, बिजनेस कम्युनिटी है, उसमें नाम बढ़ेगा और बाकी सारे क्यू की तरह ही लोग ए को ऑर्डर देंगे और वो ऐसे अपने बिजनेस को एक्सपैंड करते जाएंगे और प्रॉफिट्स कमाते जाएंगे। तो इतना सब वेल मैनेज करने के पीछे क्या मेन मोटिव है? बिजनेस को आगे ले जाना। यानी कि मिस्टर ए के मन में कुछ गोल्स हैं बिजनेस रिलेटेड। तो ऑलवेज रिमेंबर, मैनेजमेंट हमेशा गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। ये सब मैनेजमेंट ही तो है। इफेक्टिवली और एफिशिएंटली समय पर और गिवन रिसोर्सेज में काम किया गया और काम इनमें सिस्टमैटिकली डिवाइड किया गया तो काम समय पर भी आ गया। तो मैनेजमेंट तो यहाँ पे हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि मिस्टर ए के मन में एक गोल था कि समय पर ऑर्डर कंप्लीट करना ताकि हमें प्रॉफिट्स मिले। हेंस मैनेजमेंट इज ऑलवेज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस।
तो ये बनता है हमारा फर्स्ट पॉइंट, यानी कि फर्स्ट फीचर ऑफ मैनेजमेंट, दैट मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। आपको याद होगा डिमोनेटाइजेशन 2016, आपको अच्छे से याद होगा 9 नवंबर 2016 का वो दिन जब हमारी इंडियन बीजेपी गवर्नमेंट डिमोनेटाइजेशन लेके आई थी। अगर आप फैमिली यानी कि आपका फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस है तो वो दिन तो आपके लिए काफ़ी भारी रहा होगा, और सिर्फ वही दिन नहीं, आने वाले काफ़ी दिन आपके लिए भारी रहे होंगे, क्योंकि बिजनेसेस को बहुत एक बड़ा सेटबैक मिला था डिमोनेटाइजेशन के बाद से। डिमोनेटाइजेशन को हम हिंदी में क्या कहते हैं? नोटबंदी। यानी कि व्हेन सम डिनोमिनेशन नोट्स आर विड्रॉन फ्रॉम द इकोनॉमी, 500 और 1000 रुपीज़ के नोट्स इकोनॉमी से विड्रॉ कर लिए गए थे। यानी कि 9 नवंबर के दिन डिमोनेटाइजेशन अनाउंस होने के बाद अगर आपकी जेब में 500 और 1000 रुपीज़ का नोट है तो आप उससे खर्च नहीं कर सकते या आप उससे चीज़ें नहीं खरीद सकते, क्योंकि अब इकोनॉमी कहती है कि ये 500 और 1000 रुपीज़ के नोट्स अब इकोनॉमी में नहीं चलते हैं। डिमोनेटाइजेशन का मेन मोटिव यही था कि जब देश में बढ़ता करप्शन, भ्रष्टाचार पैसा खाना, ब्लैक मनी एंड ऑल, तो उनके पीछे यही मोटिव था। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए आप सुन सकते हैं कि जब लोग अपने नोट्स बदलवाने आएंगे और 500 और 2000 के नए नोट सर्कुलेट किए गए थे कुछ दिन बाद, तो उनका ये मेन मोटिव था कि जिनके घर में 500 और 1000 रुपीज़ के नोट्स हैं और जब लोग अपने नोट्स बदलवाने आएंगे तो ऑब्वियसली उनको अपनी इनकम शो करनी पड़ेगी एंड देयर वेल्थ विल बी अकाउंटेड। तो इस दौरान ये पता चल सकता है कि किसने टैक्स भरा है, कितना किसने नहीं भरा है, और किसी की वेल्थ ज़रूरत से ज़्यादा निकलती है तो वो लोग पता भी कर सकते हैं कि आपके स्टेटस के हिसाब से ये वेल्थ इतनी कैसे आ सकती है। तो यानी कि कहीं ना कहीं ब्लैक मनी, भ्रष्टाचार, ये सब पता चल सकता है, काफ़ी हद तक साफ हो सकता है। मेरे को ये बताइए, फॉर एग्जाम्पल आपका गारमेंट्स का बिजनेस है, अपैरल्स का बिजनेस है, कपड़ों का, यू कैन से, आपने कितनी सारी पार्टीज़ को पैसा देना होगा और कितनी सारी पार्टीज से पैसा लेना होगा, और आपने उसी हिसाब से अपने बिजनेस की आगे की पॉलिसीज़ डिसाइड करके रखी होंगी। फॉर एग्जाम्पल आपने सोचा होगा 12 नवंबर को मेरे को 5 लाख रुपीज़ का पेमेंट मिल जाएगा ए पार्टी से, और 14 नवंबर को मैं बी पार्टी को 3 लाख का पेमेंट दे दूंगा। तो आप एकदम टेंशन फ्री थे कि 5 लाख का कैश आएगा 12 को और 13 को हम इसमें से 3 लाख का कैश दे देंगे, और आपने कैश पेमेंट ही लेना होगा। और ये पार्टी से रिसीव करने के बाद पैसा आपने आगे भी सोचा होगा कि मैं 16-17 को और माल मंगवा लूँगा, और आपने आगे की बिजनेस पॉलिसी सोची होंगी। तो बिजनेस कहता है कि आपका बाहर का इन्वायरमेंट, यानी कि एक तो बिजनेस के अंदर का इन्वायरमेंट हो गया, अब ये जो इन्वायरमेंट है डिमोनेटाइजेशन को लेके आना, ये पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में आ जाता है, ठीक है। तो बिजनेस कहता है कि सिर्फ बिजनेस का इंटरनल इन्वायरमेंट नहीं, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो जो चीज़ें चल रही हैं वो आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करती हैं। अब जब नोट ही बंद हो गए, 500 और 1000 रुपीज़ के नोट्स, अब लोग जब 9 नवंबर के बाद खर्च नहीं कर सकते तो ये पॉसिबल नहीं है कि आपको 12 नवंबर को एक साथ 5 लाख रुपीज़ कैश में मिल जाएं। जिस बंदे ने आपको देने होंगे पहले उसे अपने नोट्स बदलवाने पड़ेंगे, वो आपको पुराने नोट्स तो नहीं दे सकता, और आपको जब 5 लाख का पेमेंट नहीं मिला और आपके लिए क्राइसिस की बात है, आपके जेब में भी जो पैसे पड़े हैं आपको जाके लाइन लगा के बैंक में वो चेंज करवाने होंगे, तो आपके लिए भी पॉसिबल नहीं है कि 14 नवंबर को आप किसी को 3 लाख का पेमेंट दे दें। तो बिजनेस इज़ वेरी वेरी डायनामिक। आप जो सोचते हैं ऐसा नहीं हो सकता कि वही सेम हो। आप जो सोचते हैं आज की कल हम ऐसा करेंगे, तो भाग्य का कुछ पता नहीं, गवर्नमेंट का कुछ पता नहीं, रूल्स एंड रेगुलेशंस का कुछ पता नहीं कि आज क्या है और कल क्या हो जाए। हम तो आज को देख के डिसीजन बनाते हैं, लेकिन आने वाला फ्यूचर क्या होगा, कैसा होगा, उसके हिसाब से हमारा बिजनेस भी चेंज हो जाता है। तो बिजनेस इज़ वेरी डायनामिक। डायनामिक मीन्स एवर चेंजिंग। आपने जो सेट कर दिया ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो चलता ही रहेगा जब तक आप चाहें। आपकी मर्जी के बिना भी बिजनेसेस में कुछ चेंज हो जाते हैं, बिकॉज एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस, यानी कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट मतलब जो चीज़ें आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आप डिमोनेटाइजेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। आप क्या बोल सकते हैं इंडियन गवर्नमेंट को कि नहीं मेरे को तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, तो आप ये प्लीज़ डिमोनेटाइजेशन हटा लीजिए।
आपने जो ये डिमोनेटाइजेशन इम्पोज किया है ये हटा लीजिए। तो इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, बिजनेस के बाहर का इन्वायरमेंट आपकी मुट्ठी में नहीं है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो चेंजेस होते हैं हमें उसी तरह के चेंजेस अपने बिजनेस में भी अडेप्ट करने होंगे। यानी कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में होने वाले चेंजेस को देखते हुए हमें अपना इंटरनल इन्वायरमेंट भी चेंज करना होगा। हेंस वी से दैट बिजनेस इज़ वेरी वेरी डायनामिक। आप जैसा सोचो ऐसा हमेशा नहीं हो सकता, चेंजेस होते रहते हैं। तो हेंस हमारा सेकंड फीचर ऑफ मैनेजमेंट निकल के आता है कि मैनेजमेंट इज़ अ वेरी डायनामिक एक्टिविटी। अब डिमोनेटाइजेशन होने के बाद आपको अपनी कंपनी का मैनेजमेंट पूरा चेंज करना पड़ गया। आपने जो एकदम आपके दिमाग में आपने मैनेज कर रखा था कि 12 को 5 लाख इसे दे देंगे, उसमें से 3 लाख बी को दे देंगे, फिर ये सामान मंगवा लेंगे, ये माल मंगवा लेंगे, आपका पूरा मैनेजमेंट डिस्टर्ब हो गया। अब आपको नए तरीके से मैनेजमेंट करना है कि पहले मेरे को ये करेंसी चेंज करवानी है, मेरे को इसको बैंक ट्रांसफ़र करना है, ऐसी बहुत सारी बातें हैं। आई एम नॉट अ बिजनेस मैन बट आई कैन जस्ट गिव यू एन आइडिया कि अब आपका मैनेजमेंट जो आपने पहले कर रखा था वो टोटली चेंज हो गया। तो बिजनेस एक डायनेमिक एक्टिविटी है, तो मैनेजमेंट ऑल्सो ऑटोमेटिकली बिकम्स अ डायनेमिक एक्टिविटी, यानी कि टाइम टू टाइम चेंजेस होते रहेंगे। प्लस एक और कंसेप्ट निकल के आता है, आपका मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। आपने अगर नवंबर की स्टार्टिंग में सोच के रख दिया कि इस महीने मेरी ये पॉलिसी होने वाली है बिज़नेस की, मैं 10% प्रॉफिट मार्जिन रखूँगा, और यही बात फिर से वही बातें, 12 नवंबर को 5 लाख का पेमेंट उठाऊँगा, 14 नवंबर को बी को 3 लाख का पेमेंट दूंगा, ये सब आपने प्लान करके रख लिया, उसके बाद अब मस्त हो गए, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे ही 9 नवंबर को ये कंसेप्ट आया आपको फिर से मैनेजमेंट करना पड़ गया, क्योंकि सब कुछ तहस नहस हो गया जो आपने सोचा था। आपको अब नई डेट्स फाइनल करनी पड़ेंगी, माल कहाँ से उठाना है थोड़ा डिले करना पड़ेगा, आने वाले पेमेंट्स डिले हो जाएंगे, जिसको पेमेंट देनी है वो डिले हो जाएगा, तो मैनेजमेंट फिर से करना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट इज़ नॉट रिजिड, एक जगह खड़ा होने वाला कंसेप्ट नहीं है। मैनेजमेंट एक बहुत ही फ्लेक्सिबल और कंटिन्यूस कंसेप्ट है। तो हमारा थर्ड फीचर ऑफ मैनेजमेंट निकल के ये आता है कि मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। अभी तक 3 चीज़ें डिस्कस की हैं। मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, डायनामिक क्योंकि चेंजेस होते रहते हैं, और कंटिन्यूस प्रोसेस। एक बार जो आपने सोच लिया ऐसा नहीं होगा, मैनेजमेंट कंटिन्यूसली करते रहना है। मैनेजमेंट कंटिन्यूसली क्यों करते रहना है कि कहीं हमारे हाथ से बिजनेस निकल ना जाए, कहीं हम डूब ना जाएं। अगर डिमोनेटाइजेशन में कितने सारे बिजनेसेस बंद हो गए थे क्योंकि वो अच्छा मैनेजमेंट कर ही नहीं पाए, वो उस सिचुएशन में, नोटबंदी की सिचुएशन में अपने आप को संभाल नहीं पाए। लेकिन जो बिजनेसेस उस सिचुएशन को विथस्टैंड कर गए प्रॉपर मैनेजमेंट से, वो आज बखूबी खड़े हैं और बहुत अच्छे से अपना बिजनेस चला रहे हैं। तो हमेशा मैनेजमेंट को एकदम आप मोटर बाइक की तरह चलाते रहें, उसकी स्पीड कभी कम नहीं होनी चाहिए। मैनेजमेंट ऐसा कुछ नहीं है आपने एक बार कर दिया और पोटली बांध के साइड में रख दिया। इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस एंड यू हैव टू कंटिन्यू इट थ्रू आउट द लाइफ ऑफ बिजनेस। याद है मैंने मिस्टर ए का एग्जाम्पल दिया था, उन्हें मिस्टर क्यू को ऑर्डर देना था 1000 फैब्रिक्स का, और उन्होंने अकेले काम ना करते हुए काम अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया था। परचेज डिपार्टमेंट में, और आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, मार्केटिंग हो गया। तो हमेशा मैनेजमेंट करते समय आपको एक से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए कहते हैं मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। तो ग्रुप एक्टिविटी बन के आता है हमारा फोर्थ फीचर ऑफ मैनेजमेंट। इसमें ज़्यादा कंफ्यूज ना होइए, मैनेजमेंट अकेला बंदा नहीं कर सकता, उसे चाहिए ग्रुप ऑफ पीपल, तभी तो मैनेज होगा काम। एक एनुअल फंक्शन आपके स्कूल में ऑर्गेनाइज होना है, सो प्रिंसिपल शी इज़ नॉट द अलोन हु इज़ गोइंग टू डू एवरीथिंग। वो लाइटनिंग एंड साउंड का किसी को देती हैं, आपका रिफ्रेशमेंट का किसी को देती हैं, अवार्ड सेरेमनी का किसी को देती हैं, और आपका फॉर एग्जांपल फोक डांस है वो किसी को देती हैं। तो सिंगिंग, डांस, स्पीच, वोट ऑफ थैंक्स, वेलकम, एवरीथिंग अलग अलग डिपार्टमेंट को दिया जाता है ताकि हर डिपार्टमेंट अपना बेस्ट दे और एज अ होल काफ़ी अच्छा काम हो, काफ़ी अच्छा एनुअल फंक्शन हो। तो यहाँ पे एज अ होल 1000 फैब्रिक्स का ऑर्डर काफ़ी अच्छा हो तो हर एक डिपार्टमेंट अपना बेस्ट देगा, और हर एक डिपार्टमेंट ईजिली आप कह सकते हैं हर एक ग्रुप अपना बेस्ट देगा। सो हेंस मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। अभी मैंने आपको क्या बोला कि मैनेजमेंट मिस्टर ए भी यूज़ करते हैं, मैनेजमेंट का कंसेप्ट आपकी स्कूल के प्रिंसिपल भी यूज़ करती हैं एनुअल फंक्शन को ऑर्गेनाइज करने में, घर पे भी मम्मी मैनेजमेंट करती हैं।
तो मैनेजमेंट कोई ऐसा एक्टिविटी नहीं है जो सिर्फ बिजनेसेस या कंपनीज कर सकती हैं। मैनेजमेंट किसी भी फील्ड में यूज़ हो सकता है, भले वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो या ट्रेडिंग हो या रिटेल हो। तो मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल टर्म है जो हर जगह और हर फील्ड में यूज़ हो सकती है ताकि काम समय पर हो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। तो यहाँ पे यूनिवर्सल शब्द का यूज़ ना करते हुए हम यूज़ करेंगे एक शब्द और टर्म पर्वेसिव। तो यहाँ पे हमारा ये 5th फीचर निकल के आता है मैनेजमेंट का कि मैनेजमेंट इज़ अ पर्वेसिव टर्म। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक ही जगह अप्लाई होता है, ये बहुत सारी जगह पे अप्लाई होता है। अब लास्ट 2 फीचर्स को समझने के लिए हम फिर से आपकी स्कूल के प्रिंसिपल का कंसेप्ट लेते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया कि स्कूल में सिर्फ प्रिंसिपल ही नहीं होती है, प्रिंसिपल के नीचे होता है उनका स्टाफ यानी कि टीचर्स, ऑक्सिलरी स्टाफ यानी कि जो आंटीज़ होती हैं, मेड्स होती हैं जो स्कूल को साफ रखती हैं, प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ यानी कि ऑफिस स्टाफ। ये सारे ग्रुप्स अपना अपना काम करते हैं। पहली बात, ये स्कूल के बारे में बात हो रही है, तो व्हाट विल बी द नेचर ऑफ वर्क? एजुकेशन से रिलेटेड। अब मैनेजमेंट ऑफ पीपल, प्रिंसिपल मैनेजमेंट करती है अपने एम्प्लॉयज़ का, पीपल का, कि स्टाफ, टीचर्स का क्या काम है? पढ़ाना। ऑक्सिलरी स्टाफ का क्या काम है? स्कूल का हेल्थ एंड सैनिटेशन मेंटेन करना। एडमिनिस्ट्रेशन का क्या काम है? ऑल द ऑफिस रिलेटेड वर्क कंप्लीट करना। फॉर एग्जांपल फीस आ रही है, किसने नहीं पे की है, किसने पे कर दी है, उन सब का रिकॉर्ड रखना। और ऐसे हज़ारों काम ऑफिस संभालता है। स्कूल के सारे लीगल काम ऑफिस में होते हैं। तो पहली बात, नेचर ऑफ वर्क क्या है? एजुकेशन। ठीक है। अब मैनेजमेंट ऑफ पीपल, प्रिंसिपल इज गोइंग टू मैनेज द स्टाफ, पीपल यानी कि एम्प्लॉयज़। तो यहाँ पे प्रिंसिपल के ये सारे एम्प्लॉयज़ है, ये लोग अपना काम कर रहे हैं, ये टीचिंग, ये सैनिटेशन, ये ऑल द ऑफिस रिलेटेड वर्क। और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस क्या होता है? जब ये लोग एम्प्लॉयज़ अपना काम करते हैं तो टोटल आउटकम क्या निकल के आता है कि स्कूल बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रहा है। तो मैनेजमेंट एक मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है। मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट कैसे? मैनेजमेंट ऑफ वर्क, वर्क क्या है यहाँ पे? एजुकेशन से रिलेटेड। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, यहाँ पे स्टाफ, ऑक्सिलरी, एडमिन, ये सब पीपल हैं यानी कि एम्प्लॉयज़, इन सब का काम। तो जब इनके काम को मिला दिया जाता है यानी कि ये लोग जो काम करते हैं, तो पीपल और उनके वर्क को जब मिला दिया जाता है तो कुछ प्रोसेसेस परफॉर्म होते हैं, ऑपरेशंस। तो स्कूल में क्या होगा? ये ऑपरेशंस क्या रिजल्ट करेंगे कि स्कूल बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। तो हेंस मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट। इसमें मैनेजमेंट ऑफ वर्क होता है, दैट इज एजुकेशन से रिलेटेड। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, प्रिंसिपल अपने स्टाफ को टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देती है, ऑक्सिलरी स्टाफ को खुश रखती है, एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ को पर्क्स देती है, इंसेंटिव्स देती हैं, और ये सब मिलके स्कूल में ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं। ऑपरेशंस यानी कि थिएटर वाला ऑपरेशन नहीं, लेकिन परफेक्टली स्कूल को चलाना। हेंस मैनेजमेंट एक मल्टी डायमेंशनल टर्म है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये तीनों ग्रुप जब अपना अपना काम करेंगे तो स्कूल कितना सिस्टमैटिक रहेगा। जब इतना सिस्टमैटिकली मैनेज होता है तो सारे स्टूडेंट्स जो स्कूल में पढ़ने आते हैं उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है। टाइम टू टाइम क्लासेस साफ़ हो रही हैं, टीचर्स आ रही हैं पढ़ाने में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फीस रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी अपडेट होता है उन्हें ऑफिस रिलेटेड स्टाफ से मिल जाता है। तो हम क्या देखते हैं कि ऑर्डरलीनेस है स्कूल में, क्योस एंड ये CHAOS है, एंड नो डिस्टर्बेंस इन द स्कूल। और क्या देखने को मिल रहा है? ऑर्डरलीनेस। अब ये सब हमें देखने को मिलता है। क्या हम ऑर्डरलीनेस को टच कर सकते हैं या हम डिस्टर्बेंस को टच कर सकते हैं? नो, ऑब्वियसली नॉट। वी कैन जस्ट फील कि कितना सब कुछ सिस्टमैटिक है। तो हेंस मैनेजमेंट ही है ये सब। प्रिंसिपल अकेला तो सब कुछ नहीं संभाल रहा है, उसने काम को मैनेज किया है 3 ग्रुप ऑफ पीपल में। तो हेंस मैनेजमेंट इज एन इंटैंजिबल एक्टिविटी। मैनेजमेंट जब होता है तो आप उसके बेनिफिट्स फील एंड ऑब्जर्व कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते। तो इंटैंजिबल यानी कि वी कैन जस्ट फील एंड ऑब्जर्व, वी कैन नॉट टच। तो यहाँ पे हमारे मैनेजमेंट की सारे के सारे फीचर्स कंप्लीट होते हैं। आई विल रिवाइज एंड राइट फॉर यू वंस। तो मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, पर्वेसिव है यानी कि यूनिवर्सल टर्म है, हर जगह यूज़ हो सकती है। डायनेमिक प्रोसेस है, ये प्रोसेस में कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। ग्रुप एक्टिविटी है, एक ग्रुप ऑफ पीपल परफॉर्म करते हैं। ये एक इंटैंजिबल प्रोसेस है जिसके बेनिफिट्स हम फील कर सकते हैं, हम सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं। इंटैंजिबल मतलब वी कैन जस्ट सी एंड ऑब्जर्व। उसके बाद ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, लगातार चलने वाला है, और मल्टी डायमेंशनल टर्म है यानी कि यहाँ पे वर्क, पीपल
और ऑपरेशंस की बात होती है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको स्कूल का एग्जांपल दिया था, मैं आपको एक फैक्ट्री का देती हूँ, एक बिजनेस है टेक्सटाइल का। तो यहाँ पे वर्क क्या है, प्रोडक्शन, पीपल यानी कि जो एम्प्लॉयज़ काम कर रही हैं। तो एम्प्लॉयज़ जब उनका काम मिलता है तो रिजल्ट्स इन ऑपरेशंस, ऑपरेशंस यानी कि रॉ मटेरियल्स परचेज करना, उन्हें फिर आप सेमी फिनिश गुड्स में कर रहे हो, टोटल फिनिश गुड्स में कर रहे हो, फिर बेच रहे हो। तो पीपल और जब काम उनका मिलता है तो रिजल्ट करते हैं ऑपरेशंस में। तो मैनेजमेंट सिर्फ पीपल से रिलेटेड नहीं है, ये सिर्फ काम से रिलेटेड नहीं है, ये सब कुछ रिलेटेड है। यानी कि जो काम हो रहा है, कौन काम कर रहा है, और उनके काम और जब लोगों को मिला दिया जाए तो क्या ऑपरेशंस रिजल्ट हो रहे हैं जिससे बिजनेस चल रहा है। तो मैनेजमेंट एक मल्टी डायमेंशनल टर्म है। आई होप आपको फीचर्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हैं। आप वीडियो को रिवर्स करके एक बार फिर से सारे फीचर्स रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बोर्ड का क्वेश्चन रहता ही रहता है और इस फीचर से एक ना एक फीचर से केस स्टडी आपको पूछेगा ही पूछेगा। इसके बाद अब चलते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट में। हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं, आप स्टूडेंट लाइफ में हो, फिर आप कॉलेज लाइफ में जाओगे, प्रोफेशनल कोर्सेज परस्यू करोगे, तो इन सब के पीछे आपका कुछ ऑब्जेक्टिव तो होगा। ऑब्वियसली यहाँ तो आपको किसी बड़ी एमएनसी का पार्ट बनना है, या आपको अब्रॉड जाके काम करना है, या इंडिया में स्टार्टअप खोलना है, या इंडिया में अपना खुद का ट्रेडिशनल फैमिली बिजनेस को आगे लेके जाना है, एक एंटरप्रेन्योर बनना है। बहुत सारे चॉइसेस हैं और ये चॉइसेस आपके लिए बन जाते हैं आपके ऑब्जेक्टिव्स। इनमें से आप कुछ भी फेवरेट ऑप्शन चूज़ कर सकते हो, उसे अपना ऑब्जेक्टिव बना सकते हो, और राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ योर प्रोफेशनल कोर्स आप अपने को ग्रूम करते हो, अपने दिमाग को सेट करते हो उसी लाइन में जो आपको फाइनली अचीव करनी है, यानी कि जिस एंड तक आपको जाना है। तो ऐसे ही ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब है ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड्स। अब ये एंड्स इंसानों के लिए भी हो सकते हैं, और जो बंदा बिजनेस चला रहा है तो वो बिजनेस के भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। तो मैनेजमेंट की ड्यूटी बनती है कि वो बिजनेस को इस तरीके से चलाए और मैनेज करे कि बिजनेस अपने ऑब्जेक्टिव्स भी पूरे करे। जैसा कि मैंने बोला, हम जब बिजनेस की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक शब्द आता है, प्रॉफिट कमाना है, तभी बिजनेस खोल के बैठा है। तो मैनेजमेंट बिजनेस में क्यों करते हैं लोग? हमने देखा था मिस्टर ए इतना बखूबी तरीके से क्यों मैनेज कर रहे हैं, ताकि वो मिस्टर क्यू को खुश कर पाए और प्रॉफिट्स कमा पाएं, नाम कमा पाएं। तो मैनेजमेंट हमने पढ़ा है, इट्स अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट परफॉर्म ही किया जाता है गोल को अचीव करने के लिए। तो बिजनेस का गोल है प्रॉफिट कमाना। तो ऐसे ही सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं, मैनेजमेंट काफ़ी और ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में मदद करता है। इससे एक बात आपको ध्यान रखनी है, बिजनेस के लिए प्रॉफिट एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। प्रॉफिट इज द इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। लेकिन ये कहना कि प्रॉफिट इज द ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, ये गलत बात है। आज की मॉडर्न सोसाइटी में बिजनेस को कुछ एथिकल वैल्यूज़ पे चलाना पड़ता है। बिजनेस सिर्फ अपने प्रॉफिट के बारे में नहीं सोच सकता। तो मैनेजमेंट कहता है कि बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना हमारा कर्तव्य है। और मैनेजमेंट ये भी कहता है कि आज के एरा में, पहले ज़माने में होता होगा कि सिर्फ बिजनेस को प्रॉफिट कमाने से मतलब है, लेकिन आज के ज़माने में बिजनेस को प्रॉफिट कमाने से मतलब है, लेकिन और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो बिजनेस को अचीव करने होंगे। और अगर बिजनेस वो सारे ऑब्जेक्टिव्स को इग्नोर करता है और सिर्फ प्रॉफिट कमाने में ध्यान लगाता है, तो धीरे धीरे ऐसा होगा कि बिजनेस के प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे और बिजनेस की वैल्यू मार्केट में डाउन चली जाएगी। तो जानते हैं कि कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं जो प्रॉफिट के कंपटीशन में आ गए हैं, या जिसकी वजह से हम ये कहने लग गए हैं कि प्रॉफिट इज़ द इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बट इट इज़ नॉट द ओनली ऑब्जेक्टिव। यानी कि सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं, और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स आ गए हैं। और बिजनेस कैसे अचीव करता है? मैनेजमेंट के ज़रिए। ये वाला इंट्रोडक्शन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स टॉपिक को इंक्लूड करने का यही मतलब है, ताकि बच्चे अपनी सोच को अपग्रेड करें, सिर्फ ये लेके ना चले कि बिजनेस मतलब प्रॉफिट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ऑब्जेक्टिव्स यानी कि एंड। हम अपने लाइफ में कुछ ऑब्जेक्टिव्स क्यों सेट करते हैं? क्योंकि हमें लाइफ में फाइनली कुछ करना है। तो बिजनेस भी इसलिए सेट हुआ है क्योंकि फाइनली उसे कुछ अचीव करना है। तो 3 तरह के ऑब्जेक्टिव्स बिजनेस फाइनली अचीव करना चाहता है। पहला होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, यानी कि नाम से पता चल रहा है समथिंग रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड है
सोशल ऑब्जेक्टिव, समाज से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो बिजनेस अचीव करना चाहता है। और थर्ड क्या है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, थर्ड है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब पर्सनल यानी कि बिजनेस अपने लिए ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं करना चाहता, लेकिन बिजनेस में जो उसके खुद के अपने एम्प्लॉयज़ हैं उनके प्रति भी उसके कुछ धर्म है, वो भी वो अचीव करना चाहता है। तो डिटेल में डिस्कस करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स का क्या मतलब होता है। आई होप यू आर वेरी क्लियर विद द डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, दैट ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड्स towards which activities of an organization are directed। हर एक एक्टिविटी उसी तरीके से सेट की गई है ताकि बिजनेस अपने एक एक ऑब्जेक्टिव को बखूबी तरीके से अचीव कर पाए। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स रिलेटेड हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन से, यानी कि जो बिजनेस आप चला रहे हैं। तो बिजनेस से रिलेटेड सबसे पहली चीज़ क्या आती है। अब आप इन तीनों पॉइंट्स को भूल जाइए और मेरी बात सुने। आपने एक पिज़्ज़ा का हब खोला, पिज़्ज़ा हब यू कैन से। उसमें आप बहुत सुंदर और बहुत टेस्टी पिज़्ज़ास बेचते हैं, अलग अलग वैरायटीज़ के। लाइक एक चीज़ बस्ट है, एक वेजिटेरियन है, एक कॉर्न है, लाइक वी हैव इन डोमिनोज नो गोल्डन कॉर्न, मार्गरीटा, देन रावलपिंडी, वी हैव वेरियस वेराइटीज़। उन्हीं वेराइटीज़ से आप कह सकते हो एम्पावर, लाइक मोटिवेट होके आपने अपना पिज़्ज़ा हब खोला। अब मेरे को बताइए, आपने अपने शहर में पिज़्ज़ा हब खोला, ऐसे 100 आउटलेट्स आपके शहर में ऑलरेडी होंगे जो पिज़्ज़ा बेच रहे हैं, और क्या पता अभी तो आपने खोला ही है, वो 10 साल से इस्टेब्लिश हैं और क्या वंडर क्लास, फर्स्ट क्लास फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। उनके हब में क्या पता एसीज़ हैं, ठीक है, फ्री गेमिंग फैसिलिटीज़ है लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, है ना। और वो लोग पिज़्ज़ा के साथ काफ़ी सारे ऑफर्स लगाते हैं, लाइक हमारा पिज़्ज़ा हट वेडनेसडे को देता है मोस्टली 50% ऑफ। डोमिनोज़ के इतने सारे वाउचर्स ऑफर्स निकलते हैं। अभी तो आपने स्टार्टिंग की है, तो अभी तो आपके लिए सबसे बड़ी बात है कि आप मार्केट में अपनी जगह बना लो। ऐसा ना हो ना कि आपके हब में कोई आया ही ना, क्योंकि ऑलरेडी KFC है, डोमिनोज़ है, पिज़्ज़ा हट है, बर्गर किंग है, ये सब हैं, स्टारबक्स है। उसके बाद भी और 100 कैफ़ेज़ हैं जो पिज़्ज़ा बेच रहा है, काफ़ी अच्छा बेच रहा है। तो मे बी लोगों को नहीं पसंद आ रहा आपका पिज़्ज़ा हब। तो सबसे पहली बात, प्रॉफिट तो भाई दूर की बात है, सबसे पहले मार्केट में खड़ा होना सीखो, जिसको कहते हैं सर्वाइव करना सीखो, जिसे कहते हैं सर्वाइवल। First, you try to withstand in the competitive market because there are many more other outlets which are selling pizza, maybe better than you, maybe cheaper than you, and maybe very good in quality terms. तो सर्वाइव करिए, सर्वाइव कर लेंगे, कस्टमर बंध जाएंगे, फिर प्रॉफिट के बारे में सोचिएगा। और एक बार जब प्रॉफिट आने लग गया, आपकी प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ गई, तो आप एक्स्ट्रा सरप्लस प्रॉफिट को फिर से इन्वेस्ट कर सकते हैं पिज़्ज़ा हब की नई ब्रांच खोलने में, उसमें नए एम्प्लॉयज़ हैं। तो वो हो गया ग्रोथ ऑफ बिजनेस, यानी कि फर्स्ट यू नीड टू सर्वाइव, देन यू विल अर्न प्रॉफिट, और उस प्रॉफिट को इन्वेस्ट करके आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं आपका बिजनेस ग्रो किया इन टर्म्स ऑफ ब्रांच एंड इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयज़। और हो सकता है नई ब्रांच में आपने बहुत सारी अलग फैसिलिटीज़ इंट्रोड्यूस की हों, नए पिज़्ज़ास इंट्रोड्यूस किए हों, पिज़्ज़ा के साथ बर्गर स्टार्ट कर दिया हो, बेवरेजेस स्टार्ट कर दिए हों। सो ये हो गया ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। अब नेक्स्ट चलते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स पर। अब मेरे को बताइए, पिज़्ज़ा हब आपने कहाँ खोला है? यूनिवर्स में, ऊपर आसमान में? ऑब्वियसली नॉट। खोला है आपने लैंड पे, तो आपने सोसाइटी का लैंड यूज़ किया है। भले ही आप टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को एज अ ड्यूटी, आपने सोसाइटी का लैंड तो यूज़ किया, ठीक है। थोड़ा बहुत तो पोल्यूशन भी करते होंगे, जिसका शायद पेमेंट आप ना करते हो एज अ कंपनसेशन, एज अ पेनल्टी। उसके बाद आपने पिज़्ज़ा बनाया और सोसाइटी के लोगों को बेचा और उनसे ही प्रॉफिट कमाया। 100 रुपये का पिज़्ज़ा आपने 400 रुपीज़ में बेचा, क्योंकि पिज़्ज़ा की मोस्टली कॉस्टिंग 300, 350, 400 रहती है। तो सोसाइटी की ज़मीन यूज़ करके सोसाइटी के लोगों से ही प्रॉफिट कमाया। सोसाइटी की वजह से ही आपका बिजनेस फल फूल रहा है, बिकॉज द कस्टमर्स दे कम फ्रॉम सोसाइटी, यू आर गोइंग टू अर्न प्रॉफिट्स फ्रॉम योर कस्टमर्स, सो योर बिजनेस इज एक्सपैंडिंग एंड फ्लरिशिंग इन द सोसाइटी। इट मीन्स सोसाइटी से आपने काफ़ी कुछ लिया है, तो सोसाइटी को कुछ देना, वापस देना आपका धर्म बनता है। इट्स योर ड्यूटी, इट्स योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो पढ़ते हैं अब सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या कहता है। तो समाज के लिए आप क्या कर सकते हैं?
फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक एडिबल आइटम सोसाइटी को बेच रहे हैं, सो इंक्लूड क्वालिटी गुड्स इन योर पिज़्ज़ा. Quality ingredients should be included in your pizza such that your customers' health is not harmed or affected. पिज़्ज़ा की प्राइसिंग आप रीजनेबल रखिए. नो नीड टू चार्ज वेरी हाई फ्रॉम द कस्टमर्स. यानी कि 100 रुपीज़ का पिज़्ज़ा आप ज़्यादा से ज़्यादा 200 में बेच सकते हैं. चलिए 250 या 300 में बेच सकते हैं इफ़ योर आउटलेट इज़ वेल फर्निश्ड, इफ़ इट्स वेल एयर कंडीशनड. लेकिन अब 100 का पिज़्ज़ा आप 500-600 में बेचेंगे, सो दैट इज़ वेरी अनरीजनेबल. सो फॉलो अ रीजनेबल प्राइसिंग पॉलिसी. नेक्स्ट, आप जो प्रॉफिट्स कमाते हैं उसको, उन प्रॉफिट्स को जो सरप्लस बचता है उससे आप सोसाइटी के लिए हेल्थ और सैनिटेशन, एजुकेशन के एरियाज़ में काम कर सकते हैं. कैसे? बाय डोनेटिंग. You can donate some extra surplus money to such social services so that you can help the society. आप अपने वेंचर में, अपने फूड हब में, पिज़्ज़ा हब में you can employ employees. So in that way, ज़्यादा तो नहीं, but you can at least contribute to reduce the unemployment status of your country. तो इसी तरीके से गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स लेके, रीजनेबल प्राइजेस लेके, सोशल सर्विसेज में कंट्रीब्यूट करके एम्प्लॉयमेंट स्टेटस को जनरेट करना और अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना, ऐसी सब वेरियस एक्टिविटीज़ में आप सोसाइटी की मदद कर सकते हैं. सो दीज आर सम सोशल ऑब्जेक्टिव्स. एंड इन टुडेज वर्ल्ड देयर हैज़ बीन अ कंसेप्ट ऑफ CSR, दैट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, विच एवरी बिजनेस वेंचर शुड फॉलो. अगर आज की सोसाइटी में बिजनेस अगर इग्नोर करता है सोसाइटी को, तो धीरे धीरे सोसाइटी बिजनेस को इग्नोर कर देगी और उसके प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे. तो बिजनेस अब एक सोशल एक्टिविटी हो गया है. इफ़ यू आर डूइंग अ बिजनेस, यू शुड नॉट बी जस्ट फोकस्ड विथ योर प्रॉफिट्स, यू शुड बी फोकस्ड टुवर्ड्स द सोसाइटी. और इसलिए ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के साथ साथ आपको सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी करने पड़ेंगे. नेक्स्ट चलते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में. पर्सनल ऑब्जेक्टिव का दूसरा नाम है ह्यूमन ऑब्जेक्टिव एंड इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स, बिकॉज सच ऑब्जेक्टिव्स आर परफॉर्म्ड बाय अ बिजनेस इन फेवर ऑफ इट्स एम्प्लॉयज़. तो बिजनेस में कुछ एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, तो उन्हीं ह्यूमन्स की बात यहाँ पे की जा रही है. तो एम्प्लॉयज़ के प्रति बिजनेस के क्या क्या ऑब्जेक्टिव बनते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अच्छी सैलरी प्रोवाइड करना. सैलरी इज़ अ परमानेंट वे ऑफ प्रोवाइडिंग मनी. तो सैलरी तो दी जाती है प्रोफेशनल्स को, वेजेस दी जाती है डेली वर्कर्स को. नेक्स्ट, आप इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर सकते हैं, वर्क प्लेस पे सेफ्टी दे सकते हैं, एंड यू हैव टू मेंटेन गुड हेल्थ एंड सैनिटेशन ऑफ द एम्प्लॉयज़. तो वर्क प्लेस पे आपको सैनिटेशन का भी ध्यान रखना है, हेल्थ का भी ध्यान रखना है. प्लस अगर कोई एम्प्लॉय बिजनेस के लिए, आपकी कंपनी के लिए अच्छा परफॉर्मेंस देता है, तो उसे आपको रिकग्नाइज करना है. दैट इज़ पीयर रिकग्निशन. यू हैव टू अवॉर्ड हिम सो दैट उसे पावर मिले, मोटिवेशन मिले, और एम्प्लॉयज़ उससे मोटिवेट हों, इंस्पायर हों कंपनी के लिए कुछ करने के लिए. तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स कंपनी को करने हैं अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, क्योंकि एम्प्लॉयज़ आर द मेजर सोर्स, और यू कैन से एम्प्लॉयज़ आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. आपके एम्प्लॉयज़ के बिना ऑर्गेनाइजेशन तो कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि फिजिकल यानी कि फाइनेंस, लैंड, और आप कह सकते हो ऑफिस, फैक्ट्री, एयर कंडीशंस, तो बिजनेसेस के बाद मोस्टली सेम होते हैं. यानी कि मैं बात बोलना चाहती हूँ, ए बिज़नेस है, बी बिज़नेस है, सी बिज़नेस है, तीनों के पास एक ही तरह का एयर कंडीशन है, एक ही तरह का 3 BHK ऑफिस है, और एक ही तरह का लैंड भी है. लेकिन फिर भी ए बिज़नेस सबसे अच्छा क्यों परफॉर्म कर रहा है? बिकॉज ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज विच द बिजनेस ए हैज़ एम्प्लॉयड. तो ह्यूमन रिसोर्सेज और एम्प्लॉयज़ प्ले द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन. दे आर द रीज़न बिहाइंड योर सक्सेस, दे आर द रीज़न बिहाइंड योर प्रॉफिट. तो उनको खुश रखो, सेटिस्फाई रखो, सो दैट दे गिव बेस्ट फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन. तो सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं, बिजनेस के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं. पहला है ऑर्गेनाइजेशनल, जिसमें आता है सर्वाइव करो, प्रॉफिट कमाओ और ग्रोथ करो, यानी कि एक्सपैंड करो. नेक्स्ट आता है सोशल ऑब्जेक्टिव्स. यू हैव, यानी कि बिजनेस हैज़ टेकन अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम सोसाइटी, सो इट हैज़ टू डू समथिंग इन रिटर्न फॉर द सोसाइटी. तो वो हम डिस्कस कर चुके हैं. नेक्स्ट इज एम्प्लॉयज़ और ह्यूमन विच आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो इंसान ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं वो उनके एम्प्लॉयज़ होते हैं. सो एम्प्लॉयज़ आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सो ऑलवेज द ऑर्गेनाइजेशन शुड ट्राई
टू सेटिस्फाई द एम्प्लॉयज़। तो उनके प्रति भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसा कि हमने डिसाइड किया, अभी रिवाइज किया, सैलरी, वेजेस, इनकम, सैनिटेशन, हेल्थ, रिकॉग्निशन एंड मेनी मोर। सो दीज वर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट अपने बिजनेस को इस तरीके से चलाता है, मैनेज करता है, ताकि बिजनेस टाइमली ये सारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर पाए। हम मैनेजमेंट के बारे में इतना डिस्कशन कर रहे हैं, इसका ये मतलब है कि कहीं ना कहीं मैनेजमेंट एक इम्पॉर्टेंट टर्म है और हर बिजनेस चाहता है कि सबसे बढ़िया मैनेजमेंट उसी का हो। उसके लिए आजकल वो प्रोफेशनल मैनेजर्स को अपॉइंट करता है। द पीपल डू MBA and mostly MBAs are appointed as managers in various big MNCs. So hence management आज के एरा में इम्पॉर्टेंट टर्म बन गया है, क्योंकि सिर्फ बिजनेस और प्रॉफिट्स तक बात सीमित नहीं रही है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में इतने चेंजेस होते हैं कि बिजनेस रिक्वायर सम इंटेलेक्चुअल वाइज पीपल सो दैट वो बिजनेस में टाइमली चेंजेस को अडेप्ट कर पाए और बिजनेस के प्रॉफिट लेवल्स कभी कम ना हो। सो मैनेजमेंट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। तो यही हमारा टॉपिक बनता है, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसमें ज़्यादा कोई डिस्कशन की बात नहीं है, वी जस्ट डिस्कस द हेड्स बिकॉज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस द मीनिंग्स एंड डिटेल्स इन द फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो। तो पहली बात, मैनेजमेंट एक इम्पॉर्टेंट टर्म क्यों है। अगर आप मैनेजमेंट परफॉर्म करते हो तो बिजनेस क्या करता है, बिजनेस अपने गोल्स को अचीव करता है। फॉर एग्जांपल मिस्टर ए ने काम को इतनी अच्छी तरीके से मैनेज किया और क्यू को टाइमली ऑर्डर दिया। स्कूल में प्रिंसिपल बहुत अच्छी तरीके से अपने स्टाफ में मैनेजमेंट करती है, काम डिवाइड करती है ताकि एनुअल फंक्शन अच्छी तरीके से हो जाए। तो यानी कि कुछ गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स अपने दिमाग में होते हैं जो मैनेजमेंट हमें पूरा करके देता है। तो मैनेजमेंट का पहला इंपॉर्टेंस है, इट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल। नेक्स्ट है मैनेजमेंट, इट इंक्रीजेस द एफिशिएंसी। ऑब्वियसली अगर मैनेजमेंट हो तो समय पर काम कंप्लीट होता है और रिसोर्सेज जरा भी वेस्ट नहीं होती। बिना सोचे काम करने से हमेशा पैसे की वेस्टेज होती है, लेकिन अगर सोच समझ के बेस्ट ऑफर डिसाइड किया जाए तो काम सबसे कम से कम पैसे में होता है और प्रॉफिट ज़्यादा आते हैं। तो अगर अच्छे से मैनेजमेंट होगा तो हर काम समय पर कंप्लीट होगा और कम से कम रिसोर्सेज और यू कैन से फाइनेंस में कंप्लीट होगा। हेंस मैनेजमेंट इंक्रीजेस द एफिशिएंसी। नेक्स्ट है मैनेजमेंट creates a dynamic organization. As I have given you the example of demonetization, मैनेजमेंट ही मदद करेगा कि अब बिजनेस डिमोनेटाइजेशन जैसी भारी भरकम सिचुएशन से कैसे बाहर निकले। वो सारे प्लान्स को चेंज करेगा बिजनेस के, ताकि बिजनेस नोटबंदी के समय में भी प्रॉफिट की जगह लॉस ना हो जाए, प्रॉफिट्स कमाता रहे। तो मैनेजमेंट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन में काम आता है, क्योंकि मैनेजमेंट के कंसेप्ट से ही ऑन स्पॉट चेंजेस भी किए जा सकते हैं। नेक्स्ट, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग द पर्सनल ऑब्जेक्टिव एंड सोशल ऑब्जेक्टिव। तो लास्ट है पर्सनल एंड सोशल, ये भी हमने डिस्कस किया। पर्सनल यानी कि एम्प्लॉय से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव और ये सोसाइटी से रिलेटेड। तो हर एक मैनेजमेंट बिजनेस को डायरेक्ट करता है कि प्रॉफिट के अलावा तुम्हें सोसाइटी से और एम्प्लॉयज़ से भी बना के रखनी है, तो उसके प्रति भी तुम्हारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो इन टोटल मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हम ग्रुप गोल को अचीव करते हैं, एफिशिएंसी से काम होता है, समय पर काम होता है, गिवन रिसोर्सेज में काम होता है, प्लस मैनेजमेंट हमें ये पावर देता है कि हम डायनेमिक सिचुएशंस में भी धीरज से काम ले पाएँ। अब आपको सिंपल एग्जांपल बताती हूँ। अगर आपको डायनेमिक में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, आपने एनुअल फंक्शन, ठीक है, एनुअल फंक्शन आपके स्कूल में कंडक्ट हो रहा है 6 जनवरी को, लेकिन मे बी बहुत हेवी रेनफॉल हुई और पोस्टपोन करना पड़ा, तो प्रिंसिपल अकेला टेंशन नहीं लेगा, वो काम मैनेज कर देगा। यानी कि उसके पास इतने सारे स्टाफ की कम्युनिटीज़ बनी हुई हैं, लाइटनिंग एंड साउंड की, रिफ्रेशमेंट की, कोई स्टॉल लगा रहा है उसके लिए भी कम्युनिटी बनी पड़ी है। तो प्रिंसिपल खुद टेंशन ना लेके स्टाफ में ये काम डिवाइड कर देगी, तो प्रॉपरली स्टाफ काम करके सब चीज़ें मैनेज कर देगा और 6 जनवरी को होने वाला फंक्शन आराम से आगे पोस्टपोन होके 10 जनवरी को हो सकता है, यानी कि जो भी डेट डिसाइड हुई है। तो अगर प्रिंसिपल अकेली होती तो उसको पूरे सारे बाहर के डेकोरेटर्स को इन्फॉर्म करना पड़ता है, लेकिन चूंकि प्रिंसिपल काफ़ी ज़्यादा मैनेज्ड है, ऑर्गेनाइज्ड है, उन्होंने ऑलरेडी कम्युनिटीज़ बना रखी हैं कि किसको क्या काम देना है। तो इसलिए मैनेजमेंट अगर ऐसी कोई चेंजिंग सिचुएशन आती है तो वो डायनेमिक सिचुएशन में मदद करता है हम सब कुछ अच्छे से मैनेज कर लें। नेक्स्ट है
लास्ट है पर्सनल और सोशल ऑब्जेक्टिव्स। पर्सनल इज समथिंग रिलेटेड टू एम्प्लॉयज़ एंड सोशल इज समथिंग रिलेटेड टू सोसाइटी। तो इसलिए कुल मिला के मैनेजमेंट एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जो हमें बिजनेस को हर तरीके से सही ढंग में चलाने में मदद करता है और प्रॉफिट्स कमाने में मदद करता है। सिर्फ प्रॉफिट्स ही नहीं, गुडविल और रेपुटेशन कमाने में भी मदद करता है। So in this video, we have discussed the 3 topics related to management. First was the features or you can say characteristics of management. Next the objectives, जिसमें हमने 3 ऑब्जेक्टिव पढ़े, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल। ऑब्जेक्टिव्स यानी कि एंड्स जो बिजनेस या कंपनीज फाइनली अचीव करना चाहते हैं, और वो किसकी मदद से अचीव करते हैं? प्रॉपर मैनेजमेंट की मदद से। लास्ट इज मैनेजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, हमने उसके इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ा, जैसे ग्रुप गोल्स अचीव करने में मदद करता है, एफिशिएंसी इंक्रीज करता है यानी कि समय पर काम कंप्लीट होता है, आप डायनेमिक सिचुएशंस में मैनेजमेंट की मदद ले सकते हैं, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट मैनेजमेंट आपको ये भी सिखाता है कि प्रॉफिट के अलावा आप कैसे अपने एम्प्लॉयज़ को भी सर्व करें और सोसाइटी को भी सर्व करें। सो आई होप ऑल दीज 3 टॉपिक्स आर वेरी वेरी क्लियर टू यू। प्लीज़ अगेन सी द वीडियो। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम you can do suggest me or give me your questions in the comment box. I hope you are liking my videos, so please share with your friends, subscribe to my channel and hit the bell icon for the latest notifications. So thank you guys, bye.